हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम होम फर्स्ट फाइनेंस स्टॉक के ऊपर फुल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी बिजनेस को जानेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार की इनकी बिजनेस है। फिर हम इनके पास्ट के प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ देखेंगे और चार्ट को देखकर हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि इसकी शेयर प्राइस फ्यूचर में 1500, 2000 या फिर इससे भी ऊपर जा सकती है या नहीं। और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या फ्यूचर में यहाँ पर हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं या नहीं। लेकिन अभी जो भी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से होंगी, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस मत समझना। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी इस स्टॉक के ऊपर इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी खुद की भी स्टडी एंड रिसर्च करनी है एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेनी है, ठीक है। और या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हो। चलो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम कंपनी का इंट्रो जानेंगे, ठीक है। कंपनी का नेम है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप एनबीएफसी कंपनी है और ये लोन्स देती है, ठीक है। किस प्रकार की लोन? होम लोन्स। जो इनकी लोन बुक है उसमें 87% की लोन्स ये होम लोन्स की कैटेगरी में देती है, ठीक है। तो यहाँ पर नाम भी जैसा कि है होम फर्स्ट फाइनेंस, ठीक है। देखो, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया इज अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी विच ऑफर्स होम लोन विथ 48 आवर सैंक्शंस एंड हैजल फ्री प्रोसेस। तो देखो काफ़ी फास्ट यहाँ पर प्रोसेस है। अगर कोई लोन लेने आता है यहाँ पर तो 48 आवर्स में लोन सैंक्शन हो जाता है, ठीक है। डिसबर्समेंट की बात नहीं की जा रही, सैंक्शन की बात की जा रही है, ठीक है। एंड हैजल फ्री होता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, टेक्नोलॉजी ड्रिवन लेंडर। तो ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन लेंडर है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जैसा कि आपको पता है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी क्या है। अगर कोई कंपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से खुद को नहीं ढालती है, खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं करती है, तो वो पीछे रह सकती है। तो जिस जिस कंपनी के अंदर पॉसिबल है कि हाँ वो टेक के थ्रू आगे बढ़ सकती है, तो सभी इसमें लगी हुई है। तो ये कंपनी भी अपनी एप्स वगैरह लॉन्च की हुई है और एप्स के माध्यम से यहाँ पर लोग अपनी काम को आसानी से कर पाते हैं, ठीक है। जो कि हैजल फ्री हो जाता है और काफ़ी आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इज ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी फोकस्ड ऑन फर्स्ट टाइम होम बायर्स। तो फर्स्ट टाइम होम बायर्स जो है उनके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है। किस कैटेगरी के पीपल्स के लिए? यहाँ पर लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स वाले जो पीपल्स होते हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये फोकस कर रही है, ठीक है। It primarily offers housing loans for the purchase or construction of homes which comprised 87% of the loan book। जैसा कि आपको मैंने बोला कि लोन बुक का जो 87% का लोन है वो हाउसिंग लोन्स के थ्रू ही यहाँ पर ये काम होती है, ठीक है। और किसी को अगर घर बनाना है या फिर नए घर खरीदने के लिए लोन लेना है तो वो ये प्रोवाइड कराती है कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो देखो, कंपनी हैज अ नेटवर्क ऑफ 120 ब्रांचेस कवरिंग ओवर 125 डिस्ट्रिक्ट्स इन 13 स्टेट्स विथ 295 टच पॉइंट्स विथ अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन अर्बनाइज्ड रीजन्स इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम AUM डिटेल्स के अंदर देखें तो देखो, एक मिनट, एज ऑफ सितंबर 2023 है यहाँ पर बताया जा रहा है। कंपनी हैड अ AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ 8365, यानी कि 8365 करोड़ का ये एसेट अंडर मैनेजमेंट था, ठीक है। 2023 सितंबर के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। मेड अ लोन डिसबर्समेंट 959 करोड़ इन Q2 FY24। Q2 FY24 में यहाँ पर 959 करोड़ लोन इन्होंने बांटा था, ठीक है। AUM बाई प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि हमने अभी बात किया ही, जो यहाँ पर देखो ये बताई हुई है टाइम Q2 FY24 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाउसिंग लोन यहाँ पर 87%, ठीक है। और सॉफ्ट लोन्स 12%, LAP यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, 1% है। ये काफ़ी कम है। हाउसिंग लोन से काफ़ी ज़्यादा ये मतलब काम करते हैं, मेन इनका रेवेन्यू इसी से चलता है, ठीक है। AUM बाई ऑक्यूपेशन की बात करें, ये भी Q2 FY24 के अकॉर्डिंग है। सैलरीड से 69%, सेल्फ एम्प्लॉयड से 31%, ठीक है।
चलो नेक्स्ट देखते हैं, हाई डिजिटल एडॉप्शन। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसा कि अभी हमने बात भी किया कि ये टेक्नोलॉजी के थ्रू भी अपनी काम को कर रहे हैं, जिससे लोग आसानी से अपना जो यहाँ पर लोन के लिए आते हैं वो काम हो जाता है उनका, ठीक है। 94% ऑफ इट्स कस्टमर्स आर रजिस्टर्ड थ्रू द ऐप। तो देख सकते हो 94% जो इनके कस्टमर्स हैं वो इनकी ऐप के माध्यम से रजिस्टर्ड हैं, एंड अराउंड 11,000 कस्टमर्स मेड पेमेंट्स थ्रू द ऐप, ठीक है। तो 11,000 जो कस्टमर्स हैं वो उन्होंने यहाँ पर पेमेंट्स किए हैं ऐप के माध्यम से, ठीक है। एवरेज टाइम स्पेंड बाई अ यूजर ऑन द ऐप स्टूड एट 1 मिनट 44 सेकेंड्स एज ऑफ Q2 FY24। तो एवरेज टाइम यहाँ पर बताई जा रही है, जो यहाँ पर इनके कस्टमर्स इनके ऐप को यूज करते हैं वो 1 मिनट 44 सेकेंड्स, ठीक है, Q2 FY24 के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम जोग्राफिकल कंसंट्रेशन में देखें तो जोग्राफिकल देखो वही चीज़ें जो अभी हमने पहले देखा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा भी आपको जानकारियाँ मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हो कोर स्टेट्स रिमेन गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सब जो स्टेट्स हैं इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो मोर देन 50% है ऑफ द AUM ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर कंपनी की जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, उसमें 50% यहाँ पर इनका कंट्रीब्यूशन है ये सब स्टेट्स का, ठीक है। तो ये सब स्टेट्स में ये जो कंपनी ये काफ़ी ज़्यादा चल रही है, ठीक है। 50% सिर्फ ये सब स्टेट्स के माध्यम से ही आती है इनका AUM, ठीक है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो कंपनी के बारे में तो अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कशन की, ठीक है, किस प्रकार की कंपनी है, किस प्रकार की लोन देती है, जोग्राफिकल प्रेजेंस के ऊपर डिस्कशन किया। अब यहाँ पर हम इनके फंडामेंटल्स देखेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने अभी जाना ही कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है, एंड मार्केट कैप की बात करें तो देख सकते हो 7584 करोड़ है फिलहाल। स्टॉक पी है 26.5, इंडस्ट्री पी है 16.5। तो थोड़ा सा इंडस्ट्री के मुकाबले में महंगा देखने को मिल रहा है। ROC है 10.3, ROE 13.5, कुछ खास नहीं ROC ROE। डेप्ट टू इक्विटी 3.08 है, डेप्ट है 6000 करोड़ का, फ्री कैश फ्लो है -1458 करोड़ का। देखो डेप्ट मैं आपको सभी वीडियोज में बताया करता हूँ जहाँ जहाँ पर इस टाइप की कंपनीज होती हैं कि देखो डेप्ट और डेप्ट टू इक्विटी जनरली ज़्यादा देखने को मिलेंगे ही, क्योंकि यहाँ पर इनका काम ही है फाइनेंस का। तो लोन देने के लिए इनके पास पैसा होना चाहिए और पैसे के लिए इनको पैसा कर्ज उठाना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से इनकी डेप्ट टू इक्विटी जनरली ज़्यादा देखने को हमें मिलती है, ठीक है। करंट प्राइस की बात करें तो यहाँ पर यह है 857 अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो वो चेंज मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर बुक वैल्यू की बात करें तो 220। फिर यहाँ पर 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 1061 और 686 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.3%। फेस वैल्यू 2 रुपये का। EPS है 32.5 का, ठीक है। यहाँ पर हम पी की चार्ट देखें तो ये देखो 5 साल का है ये पी का चार्ट, और देख सकते हो लगभग यहाँ पर हाई जो था इनका ये वाला था 59 का पी था, ठीक है, एक समय में। उस मुकाबले में देखा जाए तो अभी पी कम ही है, यहाँ पर 26 के लगभग जो कि यहाँ पर है, ठीक है। एक मिनट, जो देख सकते हो यहाँ पर है अभी 26 का पी। तो उस हिसाब से देखा जाए अगर यहाँ से यहाँ तक का तो देखा जाए तो काफ़ी सस्ता है, वैल्यूएशन काफ़ी नीचे है। लेकिन इंडस्ट्री के मुकाबले में देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपेंसिव देखने को लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्वार्टरली ये प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ है, तो चलो ये भी डिस्कशन कर ही लेते हैं। देख सकते हो 227, 255, 273, 296, ठीक है। वैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्वार्टरली से ज़्यादा ईयरली जो होते हैं प्रॉफिट लॉस वो देखना जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप क्वार्टरली को हमेशा इग्नोर ही करते रहो, ठीक है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पर देखो 64, 59, 74, 79, चलो कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रही है। एंड एक देखो यहाँ पर NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ग्रॉस NPA जो है वो 1.61% से 1.64 हुआ, फिर 1.7 हुआ। तो ये NPA ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, ये घट रही है तो अच्छी बात है, बढ़ रही है तो खराब बात है। यहाँ पर नेट NPA की बात करें, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो वो देखो 1.07% से बढ़कर 1.14% हो गया।
वैसे देखा जाए तो एनपीए कुछ बहुत ही ज़्यादा नहीं है। कुछ साल पहले यहाँ पर देखा जाए लगभग 21-22 के साल में आप लोग देख लेना, ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा, तो आप स्क्रीनर पे जाकर देख सकते हो। उस वक्त तो यार इसकी जो ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए थी वो अप्रोक्स 2% थी। उस मुकाबले में देखा जाए तो अभी कम ही है, ठीक है। एनपीए अगर किसी भी कंपनी में लगातार काफी तेजी से बढ़ते जा रही है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नेक्स्ट यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं ईयरली वाइज। तो चलो मार्च 2021 की बात करें, 489 करोड़, 22 में 596, 23 में 791, ट्रेलिंग 12 मंथ में 1052। चलो बढ़िया है, कंसिस्टेंसी है यहाँ पर। नेट प्रॉफिट की हम अब बात करें तो यहाँ पर देखो 100 करोड़, 146, 228, 286। चलो यहाँ भी कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिल रही है। अब हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम बात करें कंपनी की, तो देखो काफी बेहतरीन है, एकदम लाजवाब। कंपनी की सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जा रही है, ठीक है, इन्वेस्टर्स की प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, ठीक है। 10 साल में कंपनी की सेल्स ग्रोथ रही है 63% की, 5 साल में 40% की, 3 साल में 24% की, ट्रेलिंग 12 मंथ में 46% की। लाजवाब है सेल्स ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम प्रॉफिट ग्रोथ देखें कंपाउंडेड, तो ये है 10 साल में 71%, 5 साल में 55%, 3 साल में 42%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 28%। यार देखो अगर स्मॉल कैप कंपनीज में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें देखो कंपनी की सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ हमें इसी प्रकार की एक्सपेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। वरना यार स्मॉल कैप में रिस्क लेने का फायदा ही क्या है भाई, जब 15-16% से सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रही है तो हम वहां पर क्यों रिस्क लेंगे, हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके सुकून की नींद क्यों ना लेंगे, ठीक है। तो देखो स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस प्रकार से अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रही है तो बढ़िया यार, रिस्क हाई है तो रिवॉर्ड भी तो हाई मिलनी चाहिए। लेकिन कोई कोई ऐसी कंपनी होती है जिसमें रिस्क तो हाई है लेकिन रिवॉर्ड हाई है ही नहीं, ठीक है। तो चलो बढ़िया है सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की। नेक्स्ट यहाँ पर हम स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो यहाँ पर देखो 10 साल और 5 साल का तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन 3 साल में देखो 23%, 1 साल में देखो 22%। चलो ये भी ठीक है। एंड ये जो स्टॉक प्राइस सीएजीआर देख रहे हो, ये स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, 3 साल में 23% की सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है और 1 साल में 22% की सीएजीआर से बढ़ा है स्टॉक का प्राइस, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स की रिटर्न होती हैं, ठीक है। जो 3 साल या 1 साल में इन्वेस्ट किए होंगे उनको इसी परसेंट के अकॉर्डिंग रिटर्न्स बने होंगे, ठीक है, कंपाउंडेड। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर एवरेज ही मान सकते हैं, कुछ खास नहीं है। 10 साल में 11%, 5 साल में 12%, 3 साल में 12% और लास्ट ईयर में 13%। कुछ खास नहीं कह सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। उसके बाद यहाँ पर हम बैलेंस शीट देखें तो यहाँ पर देखो ये ईयरली वाइज है, ठीक है। यहाँ पर देखो 1929 करोड़ का यहाँ पर ये है रिजर्व, कैश रिजर्व। और यहाँ पर बोरोइंग्स की बात करें तो 6002 करोड़ यानी कि कर्ज, ठीक है। तो कर्ज जनरली ज़्यादा देखने को मिलेंगे ही, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था डेप्ट, जब मैं आपको बताया था और डेप्ट टू इक्विटी, तो देखो कर्ज यहाँ पर जनरली ज़्यादा देखने को मिलेंगे ही। और देखो 6002 करोड़ है यहाँ पर, जैसा कि आपको मैंने दिखाया भी, देखो डेप्ट 6002 करोड़, तो वही डेप्ट वहाँ पर बोरोइंग्स में बताया जा रहा है, ठीक है। और रिजर्व जो है कैश वो उसके कंपैरिजन में कम ही है, ठीक है, सिर्फ 1929 करोड़ है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस भी किया कि इस टाइप की कंपनियों में कर्ज जनरली ज़्यादा हमें देखने को मिलते ही हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप हमेशा इग्नोर कर दो कोई भी टाइप की कंपनियों में। अगर कंपनी की जो हिस्ट्री है पास्ट की वो काफ़ी ख़राब है, हमेशा कुछ ना कुछ एलिगेशंस आ रहे हैं और डेप्ट टू इक्विटी भी हाई है, तो फिर डूबने के चांस भी ज़्यादा है, ठीक है, कर्ज भी ज़्यादा है। तो वैसे में सावधान रहना चाहिए। एनबीएफसी भी है तो क्या कोई बड़ी बात थोड़ी हुई। वैसे भी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव न्यूज भी आ रहे हैं कंपनी के ऊपर लगातार और डेप्ट टू इक्विटी भी ज़्यादा बढ़ी हुई है, तब ऐसे में डेप्ट टू इक्विटी भी एक हो जाता है सही पॉइंट, ठीक है। और वैसे दूसरे टाइप की दूसरी कैटेगरी की जो कंपनीज होते हैं दूसरे सेक्टर की, उसमें डेप्ट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। और यहाँ पर अब हम होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर देखो होल्डिंग जो प्रमोटर्स की है वो लगातार घटते हुए देखने को मिल रही है, 30% से 23.6, फिर 23.56। एफआईएच की बात करें तो 17% से 24.8, फिर 25.09। चलो बढ़िया, एफआईएच ने काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग बढ़ाई है,
DIH की बात करें तो DIH ने भी होल्डिंग बढ़ाई है 9.96 से 11.72 और 11.84% हो गया। यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो देखो पब्लिक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग लेकर बैठी हुई है। पहले तो यहाँ पर लगभग 50% की होल्डिंग थी। इसके और भी पास्ट वाले डेटा आप लोग देखोगे तो लगभग 50% थी। तो सितंबर 2023 में 42.83% थी होल्डिंग, जो कि दिसंबर 2023 में घटकर 39.84 हो गई और फिर यहाँ पर मार्च 2024 में घटकर 39.5% हो गई। तो अच्छी बात है कि पब्लिक की होल्डिंग घटी है और खरीदने वाला कौन है, FIIs एंड DIH। तो चलो अच्छी बात मान सकते हैं, लेकिन प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर काफ़ी कम देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अदर्स में देखें तो अदर्स में कुछ भी नहीं है, 0% दिखा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर ये है रिटर्न्स का चार्ट। ठीक है, जब से मतलब लिस्ट हुई है ये कंपनी तब से यहाँ पर देखो रिटर्न्स कितने मिले हैं इन्वेस्टर्स को, कुछ खास नहीं, 56.59%, कुछ खास नहीं कह सकते। ठीक है, तो लगभग 56.56% कुछ खास रिटर्न नहीं मिले। कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जहाँ पर तो हमें मतलब एक साल में मिल जाते हैं इतने रिटर्न, लेकिन ऐसा भी नहीं है, रिस्क भी होते हैं उन कंपनीज में, लेकिन यहाँ पर भी रिस्क है। ठीक है, तो देखो रिटर्न्स कुछ खास नहीं मिले और 2021 से अभी तक का ये लगभग 3 साल हो चुका है, कुछ खास रिटर्न तो नहीं मिले हैं। चार्ट देखते हैं कैसा चार्ट रहा, तो यहाँ पर देख सकते हो तो कुछ खास यहाँ पर ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिली है। ठीक है, लगातार यहाँ पर देखो कंसोलिडेशन हमें देखने को मिली है, कभी इस वाले लेवल पर कंसोलिडेशन मिला है तो कभी यहाँ पर इस वाले लेवल पर। ठीक है, लेकिन कंसोलिडेशन मिला ही है। ठीक है, इस वजह से इन्वेस्टर्स को कुछ खास रिटर्न्स नहीं मिल पाए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया, यहाँ पर देखो जब मार्केट में ये लिस्ट हुई थी यहाँ पर, तो यहाँ से अभी यहाँ तक है। ठीक है, तो कुछ खास यहाँ पर रिटर्न्स नहीं बने, थोड़ा सा इधर उधर ऐसे होकर जाता तो रिटर्न्स थोड़े बढ़िया मान सकते थे। ठीक है, अगर यहाँ पर था उस समय थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न बना होगा, लेकिन अभी यहाँ पर घटा हुआ है। ठीक है, बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह देखें तो ठीक ठाक थी। और यहाँ पर देखो चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ से मतलब जो इनका ऑल टाइम हाई है 1060 का, 52 वीक हाई भी यही है, यहाँ से यहाँ तक का 19-20% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है जिनको, वो अपनी फर्स्ट किस्त लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगेन मैं आपको कहना चाहूँगा कि कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं है, तो आपको अपने स्टडी के अनुसार ही कोई डिसीजन लेनी है। अगर मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होता तो यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट किस्त लगाता, थोड़ा सा करेक्ट होकर अगर यहाँ पर आता 700 के लेवल पर, तो यहाँ पर मैं अपना सेकंड किस्त लगाता, एक्यूमुलेट करता, एवरेज करता। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे कंपनी पे कन्विक्शन है तो ही मैं एक्यूमुलेशन करूंगा। ठीक है, वैसे मैं अपनी बताऊं तो मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मैं आपको ईमानदारी से बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी दूसरे कंपनी जो है NBFC सेक्टर की उनमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी और ज़्यादा कंपनियों को हमें फिर ट्रैक करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये है 1000 का रेजिस्टेंस और फिर ये है 1060 का, जो कि 52 वीक हाई का है। बिग मूव्स हम तभी देख पाएंगे जब यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग होती है, बुलिश यहाँ पर ट्रेंड हो जाता है और ये वाला जो रेजिस्टेंस है 1000 से 1060, इसको ब्रेकआउट देकर ऊपर निकलता है तो फिर मतलब ये ऑल टाइम हाई का है और 52 वीक भी हाई है। इससे ऊपर अगर ब्रेकआउट देकर सस्टेन करता है तो फिर हम बड़े मूव्स यहाँ पर देख सकते हैं, 1500 भी जा सकता है, 2000 भी जा सकता है, उससे भी ऊपर जा सकता है। तो ये कोई गारंटी नहीं कि कहाँ तक जा सकता है, या फिर हो सके तो 1000 से 1200 गया और फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई और फिर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना लिया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कोई गारंटी नहीं दे सकता मार्केट में कि कहाँ तक जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर अभी जो स्टॉक है सपोर्ट में, यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा चालू हो जाती है तो फिर यहाँ पर ये सपोर्ट देखने को मिल जाएगी, जो कि 700 के लेवल का है और अभी 850 के लेवल पर ये ट्रेड कर रही है, ये भी एक सपोर्ट ही है। ठीक है, तो ये है इसकी चार्ट, और चार्ट में देखा जाए तो कुछ खास यहाँ पर ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिली अभी तक। देख सकते हो पहले तो यहाँ पर ये वाले लेवल पर कंसोलिडेशन दिखाई। ठीक है, देख सकते हो ये वाला मतलब जो लेवल है 700 से 850 तक का, यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिला। उसके बाद ऊपर गया तो यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पर अभी रुका हुआ है।
तो इस वजह से यहाँ पर देखा जाए तो कुछ खास इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं बन पाए। लेकिन हाँ, अगर कोई भाई ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया होगा 700 के लेवल पर, तो अभी यहाँ पर है तो अभी फ़ायदा हो रहा होगा। फिर 700 के लेवल पर इन्वेस्टमेंट करके हो सके तो यहाँ तक आया होगा, तो यहाँ पर भी अच्छे रिटर्न बने होंगे, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लिए होंगे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। यहाँ से बाई किया होगा, यहाँ पर सेल कर दिया होगा, फिर यहाँ पर कोई बाई किया होगा, यहाँ पर सेल कर दिया होगा। इस प्रकार से भी मतलब शॉर्ट टर्म खरीद बिक्री भी लोग करते हैं, तो वो भी किए होंगे। ठीक है, अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग भी यहाँ पर करने लगो पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, सो गाइस अभी यहाँ पर हमने होम फर्स्ट फाइनेंस स्टॉक के ऊपर फुल एनालिसिस किया, जिसमें हमने इनके फंडामेंटल्स देखे, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, बैलेंस शीट, चार्ट देखें, तो सभी चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया है। अब यहाँ पर हम ये भी डिस्कशन करते हैं कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या यहाँ पर हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं या नहीं। तो देखो गाइज, इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये आपको ध्यान में जरूर से रखना है कि कंपनी स्मॉल कैप है। ठीक है, तो रिस्क भी हाई है, रिवॉर्ड्स भी हाई है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में लेकर चलना है कि जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक छोटी सी अमाउंट ही ऐसे स्टॉक पर लगाने चाहिए। अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा एलोकेशन, एक छोटा सा वेटेज ही देना चाहिए स्मॉल कैप कंपनियों में। लार्ज कैप में बड़ी वेटेज दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल्स को भी देखना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती लार्ज कैप में ज़्यादा वेटेज भी दे दे तो, लेकिन स्मॉल कैप में ज़्यादा वेटेज देंगे तो रिस्क अपनी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरी जो अपनी स्ट्रेटेजी है वो स्मॉल कैप में 5 से 6% ही देता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं देता हूँ। मैक्सिमम यहाँ पर 8% से ज़्यादा नहीं देना चाहिए स्मॉल कैप कंपनियों में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये भी आप लोग सोच कर चलना कि अगर वहाँ पर मुझे लॉस भी हो जाए तो मुझे उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए उतनी ही अमाउंट लगाओ जो कि चला भी जाए तो कोई फर्क ना पड़े, ऐसे अमाउंट्स लगाने चाहिए। ठीक है, तो ऐसी सोच होनी चाहिए एक इन्वेस्टर की। ठीक है, बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी स्टडी, अपनी रिसर्च के अनुसार कोई भी इन्वेस्टमेंट की डिसीजन लोगे। ठीक है, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करना। सो ये रही हमारी आज की वीडियो होम फर्स्ट फाइनेंस स्टॉक के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर से पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।